सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पीडीएम की 13 जमातों ने सियासत नहीं रियासत बचाने के दावे के साथ इख्तिदार लिया, लेकिन फिर हुआ क्या? इन 13 जमाती तजर्बेकारों ने मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम का जीना दुश्वार बना दिया। अवाम ने जब जब रिलीफ मांगा तो यही जवाब सुनने को मिला कि जहर खाने के भी पैसे नहीं। मगर इसी मुश्किल दौर में इन तजर्बाकारों ने खजाने को अरबों रुपए के जो टीके लगाए, करप्शन के वो किस्से अब सामने आने लगे हैं। सिर्फ मरियम औरंगजेब साहिबा की वजारत में, जी ही वही मरियम औरंगजेब जो अवाम के लिए कहती थी 2000 रुपये देने का ताना देती रही। साबिका वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की वजारत के जरिए ही कौमी खजाने को 1000 करोड़ का टीका लगाया गया। ये सब उस वक्त हो रहा था जब मुल्क पर दिवालियापन के बादल मंडला रहे थे। इस करप्शन का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात में सेक्रेटरी इत्तलात ने ब्रीफिंग देते हुए किया कि 16 महीने की हुकूमत ने 9 अरब 60 करोड़ के इश्तिहारात दिए। इसीलिए तो मईशत डूबती चली गई, मगर पीडीएम के 16 महीनों में रावी चैन ही चैन लिखता रहा। कड़वा मगर सच यही है कि जो आज मुल्क को मुश्किलात का सामना है, इन 13 जमाती तजर्बाकारों का ही किया धरा है कि पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी कर चुका और डॉलर ने भी नए रिकॉर्ड बना डाले। मगर अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने खुद कमर कस के मैदान अमल में निकल आए हैं। ताजरों से मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने जो वादे किए, इस पर अमल शुरू होते ही डॉलर अपनी औकात में आता दिखाई दे रहा है। दूसरी करेंसियों की कदर में भी कमी हुई है। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी के और भी असरात हो सकते हैं, और इससे मुल्क की मुश्किलात में कितनी कमी आएगी, महंगाई कम होगी या नहीं, इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब, हमारे मईशत हैं सैयद मुजम्मिल। खुर्रम शहजाद साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि अचानक डॉलर धड़ाम से नीचे आ रहा है, ये देरपा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, देरपा की जो बात है वो डिपेंड करता है कि कितनी एफ़र्ट्स जो है इसमें होंगी और कितने अरसे तक ये एफ़र्ट्स चलेंगी, क्योंकि इसमें एक सस्टेन्ड एफ़र्ट की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक हफ़्ता करें, एक महीना करें और उसके बाद आप फिर से जो है ये मौका दें स्मगलर्स को और हॉर्डर्स को और स्पेकुलेटर्स को, जो कि जो फिर से ये काम शुरू कर दें। आपको वो कंप्लीट जो है ना वो कहते हैं ना कि आपको ये स्टॉप गैप सोल्यूशन आप नहीं कर सकते, इसको कंप्लीट आपको बंद करना होगा या इसको एटलीस्ट इस लेवल पे लाना होगा जो कि आपकी रेगुलर मार्केट्स को अफेक्ट ना करे। वैसे तो आप ये सारी स्पेकुलेशन बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आप लार्जली जो नज़र आ रहा है आपको, आपकी बेसिक फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस अफेक्ट हो रही हैं। आपका डॉलर इतना ऊपर चला गया है और जितना जाना चाहिए उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और ओपन मार्केट से ड्राइव हुआ है, इंटरबैंक से तो ड्राइव भी नहीं हुआ इतना। और अनफॉर्चुनेटली IMF के साथ आपने ये वादा किया हुआ है कि जो भी इंटरबैंक में रेट होगा उसका 1.25% ऊपर जो रेट होगा, 3 से 4 रुपये ऐड होते हैं, वो आपका ओपन मार्केट में जो है वो ट्रेड करेगा। तो ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का मतलब ये होता है ये आपको अचीव करना ही करना है। जो उन्होंने कहा है कि जी आप 5 दिन के अंदर इस एवरेज को जो है मेंटेन करेंगे, तो वो नहीं हुई मेंटेन, तो इवेंचुअली जो है मिलिट्री को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो इसमें एक्शन लेना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये देरपा होगा, ये देखना होगा हमें कि कितनी एफर्ट्स मज़ीद होती हैं और कितना कंटिन्यू करती हैं और कब तक होती हैं। और उसके अलावा भी जो बड़े इश्यूज़ हैं, जिसमें एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन है ईरान से ऑयल की, पेट्रोल की और डीजल की, अफ़गानिस्तान का में चीनी का जो है बहुत ज़्यादा स्मगल होना है, प्लस दूसरी कमोडिटी प्राइस आपकी हैं जैसे आटा है और दालें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्मगल हो जाती हैं। तो एक होलिस्टिक कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है और कंटिन्यूस एफर्ट की ज़रूरत है। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपके, इसलिए आपको एफर्ट भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करें। खुर्रम साहब, ये जो डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, जो IMF से हमने एग्री किया है ओपन मार्केट और इंटरबैंक में 1.25% का, इसको आपको लगता है कि फ़र्स्ट रिव्यू के बाद कंटेस्ट करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए IMF से? क्योंकि जिस तरह से आपने ख़ुद कहा फिर ओपन मार्केट ड्राइव करने लगती है हर चीज़ को, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान इसको कंटिन्यू करवा सकता है फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम जो हमें मिला है अभी? एब्सोल्युटली करवा सकता है और इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है और हमारी तरफ से ये डिफेंस होना चाहिए। हमारी तरफ से ये पहले भी इस तरह की स्ट्रैटेजी, इस तरह का बेंचमार्क तो एग्री करना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक ये हमारी तरफ से रिकमेंड किया गया है शायद कि आप इस तरह से करें, ये होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि उसकी वजह ये है कि नंबर्स मैं आपको बताऊं
जो इंटरबैंक मार्केट है मुजम्मिल, उसमें जो डॉलर की डिमांड है वो 95 मिलियन डॉलर्स, रफली 95 मिलियन डॉलर्स है नेट बेसिस पे डेली। और जो ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड है नेट बेसिस पे डेली, वो तकरीबन कोई 4 से 5 मिलियन डॉलर्स है। ये 20 मिलियन डॉलर पे भी चली जाती है, कम भी हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज 4 से 5-6 मिलियन डॉलर्स की ओपन मार्केट में और 95 वहाँ पर। आप सोचें कि 95 जो 5% हिस्सा है टोटल डिमांड का, वो 95% हिस्से को अफेक्ट कर रहा था। तो ये तो नंबर्स हैं आपके पास, ये तो आप जाके IMF से कहें कि देखें इससे प्रॉब्लम ये हो रही है, नंबर 1 कि आपकी जो टोटल इंपोर्ट या टोटल एक्सपोर्ट होती है या टोटल रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा चंक आता है, या फिर आपकी डेट की रीपेमेंट्स होती हैं, वो तो सारी आपको इंटरबैंक से होती हैं, वो तो स्टेट बैंक करता है। और ओपन मार्केट में तो छोटी सी डिमांड है, और आप ये कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट में जो रेट होगा उसको फॉलो करें। तो इसमें तो स्पेकुलेशंस, वो कहते हैं ना कि स्पेकुलेटर्स हेवन बन गई है ये तो, कि जी वहाँ पर रेट खींचते रहें आप और उसको कॉर्नर करते रहें, और वहीं पर ही आप देखें 3-3 रेट्स चलते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके पास अगर पासपोर्ट है, आपके पास टिकट है, सब कुछ है, तो ऑफिशियल रेट मिल जाएगा, आपके पास नहीं है तो वो दूसरा रेट मिलेगा। आपके पास बाहर कहीं कैपिटल फ्लाइट लिख कर दी है आपने आसानी से, बस 15-20 रुपये ऊपर आपको जो है वो रेट मिलेगा। तो भाई ऐसे रेट्स क्यों चल रहे हैं, इतनी इल गवर्नेंस क्यों है, स्टेट बैंक क्यों नहीं कर रहा था? तो अब स्टेट बैंक ने कल एक डिसीजन लिया है मुजम्मिल, आपकी बात को मैं एक और इसमें पॉइंट ऐड करता हूँ, जिसमें ओपन मार्केट की जितने एक्सचेंजेस हैं तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा टोटल हैं, 25 तकरीबन फुल फ्लेज्ड हैं, और बी कैटेगरी में तकरीबन कोई 20 आती हैं, 20 या 22 आती हैं। तो रफली इतनी सारी एक्सचेंजेस हैं, इनको कंसोलिडेशन की स्टेट बैंक ने बात की है कि जो छोटी एक्सचेंजेस हैं हो सकता है वो ज़्यादा यूज़ हो रही हों एज अ टूल जो है वो स्मगलिंग के लिए और जो है होर्डिंग के लिए और जो है हवाला हुंडी के लिए। तो क्यों ना इनको कंसोलिडेट किया जाए, इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाए, इनको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। मैं ये कहता हूँ कि कंसोलिडेशन करें, बैंक के थ्रू करें, बैंक के थ्रू सारे काम करें। स्टेट बैंक ने ये लिखा है अपने उसमें फ्रेमवर्क में कि बैंक्स को चाहिए कि ये इसमें आए ताकि हर चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और वेल रेगुलेटेड हो। लेकिन सर हमने बैंक्स का भी देखा कि कई दफ़ा LCs में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ मंगवानी है उसको मशरूत कर दिया जाता है, कहा कुछ जाता है होता कुछ है कि जी चीज़ें नहीं आ रही, ये भी हमने देखा है, उससे फिर चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या दीगर चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी, या ये तब होगा जब हम एक्सपोर्ट्स अपनी किसी और लेवल पर ले जाएंगे, और ये जो अभी हम देख रहे हैं कहीं ये वक्ती साबित ना हो, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स या असल आमदन है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है ये आपका। इसमें मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये रेट जो है नॉर्मलाइज होगा, मैं करेंसी पैरिटी की बात कर रहा हूँ, डॉलर जो है, अब देखें आज की खबर ये थी कि जो ओपन मार्केट के जो एक्सचेंज कंपनीज हैं अब वो डॉलर जो है बैंक्स को दे रहे हैं, इंटर बैंक में डॉलर दे रहे हैं ताकि वहाँ से एक मुनासिब रेट मिले, और जो है यहाँ से रेट क्योंकि नीचे जा रहा है। तो ये देखें ये इफेक्ट होता है, फ़ौरन से इम्पैक्ट आता है, एक रिवर्सल लगने की देर होती है। और 2 दिन में 25 रुपये, 3 दिन में तकरीबन 25 रुपये ओपन मार्केट में रेट गिरा है। 25 रुपये ये मेरे ख्याल में 2-3 दिन का रिकॉर्ड हो सकती है। 2 दिन में जो है ऊपर जाने का तो रिकॉर्ड अच्छा खासा है, नीचे आने का रिकॉर्ड भी अब मेरे ख्याल में ये बन गया। तो पॉइंट ये है कि जब आपको इंटर बैंक में डॉलर आना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे रेट मुनासिब हो जाएगा। और एक और चीज़ ये होती है, जब इंटर बैंक और ओपन मार्केट बराबर रेट्स आ जाते हैं या पास आ जाते हैं, तो जो आपका पाकिस्तानी बाहर बैठा है जो पैसे कमा के आपको देता है, रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं, और वापस भेजता है, वो ये कहेगा कि जी बैंकिंग सेक्टर में मुझे एक मुनासिब रेट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं बैंकिंग सेक्टर से भेजूँ, क्यों मैं ओपन मार्केट में जो है अपना रेट भेजूँ, क्यों मैं हवाला हुंडी करूँ। तो देखिए इंसेंटिव क्रिएट करें, और इंसेंटिव कैसे क्रिएट होता है, ओपन मार्केट को आप मिनिमाइज़ करें। वहाँ पे अगर आपको पहले स्टेप में सबको बंद नहीं करना तो एटलीस्ट ये करें कि इनको कंसोलिडेट करके कुछ प्लेयर्स रखें, अच्छे, क्रेडिबल, रिस्पॉन्सिबल, वेल कैपिटलाइज्ड, और बाकी इंटरबैंक से करें। इंटरबैंक में आपको देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा एक नंबर ऐड करता हूँ, 16,000 ब्रांचेज हैं बैंकों की, तो बैंक के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रांचेज हैं, डिटेल नेटवर्क है सारा, क्यों नहीं हम इसके थ्रू करते हैं। और हम एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, FATF के अंदर हम वाइट लिस्ट में आ गए, दोबारा ब्लैक अल्लाह ना करे ग्रे लिस्ट में जाने से बेहतर है ये सब चीज़ें हम ख़त्म करें, बैंकिंग के थ्रू सब कुछ करें, चैनलाइज करें फॉर्मल सेक्टर को, और डॉक्यूमेंटेशन इससे होगी आपको। मैं आज एक चेक देता हूँ बैंक को, और बैंक मेरे अकाउंट में ही डाल देता है, जैसे NB नेशनल बैंक और HBL, इन दोनों की जो है ना वो एक्सचेंज कंपनीज भी हैं, तो क्यों ना बैंकिंग सेक्टर को जो है इसमें किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खुरम साहब, लेकिन इससे क्या ये मुराद ली जाए कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनीज़ को ओवरऑल बंद कर देना चाहिए? क्योंकि इस व्यू से मलिक बोस्तान साहब जो हैं वो डिसएग्री कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत कैपिटल बाहर से ये कंपनीज़ पाकिस्तान में लेके आई हैं, बड़ी सर्विसेज हैं इनकी। आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? मैं देखें मेरा प्राइमरी जो इसमें टेक है वो ये है कि नहीं होनी चाहिए ओपन मार्केट,
ओपन मार्केट इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे अगर हमें लॉस हो रहा है, वहाँ का रेट अगर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट हो रहा है, वहाँ पे 3 रेट चल रहे हैं, तो हम गवर्न ही नहीं कर सकते, तो हम क्यों वो एवेन्यू खोल के बैठे हुए हैं, नंबर 1। और होना ये चाहिए कि बैंक्स या कोई भी फॉर्मल चैनल के थ्रू, प्राइमरी टेक ये है। लेकिन स्टेट बैंक क्या करता है? स्टेट बैंक मेरे ख्याल में, जो कि मेरे ख्याल में एक रीजनेबल अप्रोच है कि ऑल टुगेदर सब चीज़ बंद नहीं करेगा। वो ये करेगा कि पहले स्टेप में, जैसे कल उसने अनाउंस किया कि हम जो है कंसोलिडेशन की तरफ जाते हैं और कम कंपनीज हों, अच्छी बड़ी वेल कैपिटलाइज कंपनीज हों, ताकि उनको गवर्न करना आसान हो, जो कि मेरे ख्याल में राइट अप्रोच है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरी प्राइमरी टेक ये है कि आप 3rd, 4th, 5th मार्केट क्रिएट ही क्यों करें? आप जो वो बात कर रहे थे कि रेमिटेंसेज वहाँ से हमने ज़्यादा किए हैं, तो वो जब आप रेट यहाँ पे अच्छा देंगे बैंक में, तो सारी रेमिटेंसेज यहाँ से आएंगी ना। वो तो रेट की बात है, वो ये थोड़ी है कि मैं ज़बरदस्ती ओपन मार्केट में भेजूंगा कि अगर मुझे इंटर बैंक में अच्छा रेट भी मिल रहा होगा तो मैं ओपन मार्केट में भेजूंगा। ओपन मार्केट में जनरली रेट ऊपर होता है, इसलिए वहाँ पे जो रेमिटेंसेज गिर जाती हैं। लेकिन इतना गैप तो नहीं आना चाहिए कि 6 महीने पहले 30 रुपये का गैप था तो लोग वहाँ पे भेज रहे थे। तो मेरे ख्याल में प्राइमरी जो है वो, अब जब डॉलर हम देख रहे हैं नीचे आ रहा है, तो क्या हम देखेंगे महंगाई भी कम होगी या नहीं? और साथ ये भी कि आज एक फेक न्यूज़ इतनी फैल गई, 5,000 रुपये का नोट, लेकिन हमारी इतलात ये है कि अंडर कंसिडरेशन है, इस पर सोचा ज़रूर जा रहा है, तजवीज़ कम अज़ कम ये ज़रूर है। इस पर अभी कोई फैसला तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन क्या 5,000 का नोट ख़त्म करने से आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा ये कि अब क्या हम महंगाई भी नीचे आती देखेंगे जब डॉलर नीचे आ गया है? तो क्योंकि अभी 15 को हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा हो सकता है, फिर हम एक साइकिल देखेंगे महंगाई का। देखें, महंगाई जो है ना वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तकरीबन एक स्टडी के हिसाब से 42% हिस्सा महंगाई का जो ड्राइव होता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 100 रुपये महंगी होती है तो उसके अंदर 42% हिस्सा इंपोर्ट के थ्रू आता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी दहाइयों से इंपोर्ट ड्रिवन है। हम यहाँ कोई चीज़ बनाते नहीं है, प्रोडक्टिविटी वैसे नहीं है, कंपेटिटिव वैसे नहीं है, तो हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। 70-80% हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इसमें 1/3 हिस्सा तो हम सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि 42% जो है वो आपका ड्राइव होता है आपकी इन्फ्लेशन थ्रू इंपोर्ट्स के। इंपोर्ट में या रेट बढ़ जाएगा डॉलर का, या फिर बाहर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या फूड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो देखें, डॉलर के नीचे आने से डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बात ये कि हमारी मशीनरी जो पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है। ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ना फेडरल गवर्नमेंट्स, ना लोकल गवर्नमेंट्स उस तरह से जो है काम करती हैं कि वो ये मेंटेन करें कि जो चीज़, जैसे मैं कहता हूँ फार्म टू मार्केट कोई चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ उगती है और वो खाने की टेबल तक आती है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर ही हमारे यहाँ वैसा नहीं है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे कि प्राइस जितने की वहाँ मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितने की पहुँच रही है। इसमें प्रॉफिटेरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वीट आपकी शॉर्ट हो जाती है, स्मगल हो जाती है, शुगर स्मगल हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा स्पाइक्स देते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन डॉलर के नीचे आने से बिल्कुल आती है। अगर डॉलर नीचे आता है, ऑयल प्राइसेस वहीं रहती है, तो आपके पास ऑन करेगी गवर्नमेंट जो है, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हो सकती हैं और एनर्जी की प्राइसेस नीचे हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उसका खमियाजा ये है कि आवाम बेचारी भुगतती है, टैक्सेस की फॉर्म में भी और इन्फ्लेशन की फॉर्म में भी, और इसके बावजूद कि डॉलर नीचे आता है तो इमीडिएट जो है उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता हमें। लेकिन मुझे लगता है नोट की जो फेक न्यूज़ आज बहुत ज़्यादा फैली, सबसे ज़्यादा ये खबर डिस्कस हो रही थी, फेक न्यूज़ थी। अच्छा, मगर अगर ऐसा करना हो तो उसके क्या नतीजे होंगे? हमने देखा भारत ने किया था और कहा जाता है कि उसके बाद उस वक्त उनको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में उनकी जो इकोनॉमी है वो आप देखें कि जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो कम से कम नीचे आई। वहाँ तो हम देखें ठेले वाला, रेडी वाला, अब वो भी जनाब आप देखिए कि वो टैक्स नेट में आ रहा है जैसे। जी। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला, इसमें 2 टेक्स हैं। एक ये कि 5,000 के नोट को ख़त्म करने से कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई आपकी इकॉनमी जो है डॉक्यूमेंट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? देखें, ये कल्चरल डायनेमिक्स हैं हमारे। प्लीज़ थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। 5-6 कंट्रीज़ ने डीमोनेटाइजेशन की है, ज़्यादातर ने नुकसान उठाया है, ज़्यादातर इम्पैक्ट एक आम आदमी पे जो है नेगेटिव आया है, बनस्बत इसके कि कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। इंडिया ने ये किया। इंडिया की आज जो है ना मनी इन सर्कुलेशन ज़्यादा है, आज उनकी कैश इकॉनमी ज़्यादा है, आपको पता है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इंक्लूजन भी की है और टैक्स नेट में लेकर आए, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा लोग वहाँ भी नहीं देते। आम आदमी ये है कि बैंकेबल हो, बैंक में आ गया है। ये हमें करने की ज़रूरत है कि बैंकिंग की तरफ लेके आए। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि ओपन मार्केट को छोड़ें, बैंक की तरफ आएँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होगी। दूसरा मैं पॉइंट आपसे ये कहूँगा कि 5,000 का नोट लोग आज, मुझे खुद बताएं आप, जब 30% इन्फ्लेशन चल रही होगी तो आप क्या नोट घर पे रखेंगे जब उसकी वैल्यू 30% से गिर रही है हर साल, या उसकी वैल्यू आधी हो गई है? पिछले साल जो 5,000 का नोट था आज वो 3,500 रुपये की उसकी वैल्यू नहीं है, तो क्या आप रखेंगे अपने पास पाइल ऑफ कैश?
इसीलिए यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, गोल्ड में कर देते हैं, या किसी भी एसेट में कर देते हैं, रुपये में नहीं रखते लोग अपने पास। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 5,000 का नोट खत्म करने से लोगों के पास पाइल्स ऑफ कैश होंगे और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना घरों में स्टोर किए होंगे। हमारे यहाँ तो बेचारे लोग कमेटियाँ डालते हैं, उनका तो ट्रस्ट सिस्टम में ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि मुझे इंसेंटिव ही नहीं मिलता सिस्टम में आने का। बेचारे लोगों के तो अकाउंट ही नहीं खुल पाते, बैंकिंग अकाउंट ही नहीं खुल पाते। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करें। 5,000 नोट खत्म करने से कोई बड़े आपको जो है ना चीज़ें अचीव नहीं हुई। खत्म करना अच्छा है, बड़े नोट नहीं होने चाहिए, लेकिन इससे आपका पर्पस जो है ना अचीव नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से। खुर्रम साहब, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉब्लम जो आपने बताई कि लोगों के पास नहीं है, मसला आम लोगों का है ही नहीं। मसला तो उस 1% का है जो सारी होर्डिंग करके बैठी हुई है, जिनके पास कैपिटल भी है, उनके पास लैंड्स भी हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री भी है, टैक्स वो देते नहीं है। 200% ज़्यादा टैक्स उनसे सैलरी क्लास दे रही है पाकिस्तान के अंदर। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ना 1% रिपब्लिक, तो हो सकता है कि उनके घरों से निकल ही आएँ 5,000 के नोट, अगर हमारे में से नहीं निकलते तो। मुझे बड़ा अच्छा ये पॉइंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कन्वर्जन हो चुकी है या हो रही है। अच्छा। अगर लोग पाइल्स ऑफ कैश रखते हैं ना, तो डॉलर की वैल्यू इतनी ऊपर ना जाती है ओपन मार्केट में, प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी ना बढ़ती कई सालों में, गोल्ड की प्राइसेस इतनी ना बढ़ती कई सालों में, तो कन्वर्जन हो जाती है। वो लोग भी जो 1% है वो इतने बेवकूफ़ मेरे ख्याल में नहीं है कि वो घर पे जो है ना पाइल्स ऑफ कैश रखेंगे जब कैश की वैल्यू कम हो रही है और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है। मैं उस वक्त मानता ये बात, जब इन्फ्लेशन कम होती और कैश की वैल्यू इतनी गिर ना रही होती, तो फिर मैं मानता कि हाँ जी कैश रखना जो है ना लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। और जब प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ना बढ़ती और काली इकॉनमी इतनी ना बढ़ती, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1% भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो कन्वर्जन शायद कर चुके हैं, तो इतना बड़ा शायद फायदा। ये बताइएगा कि अभी जो डॉलर का रेट हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, ये आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है कि हमने वहाँ पर एहलकार खड़े कर दिए हैं और वो वहाँ पर एक लिहाज से पुलिसिंग की जा रही है ना डॉलर की इस वक्त, तो ये पुलिसिंग से तो मामलात लॉन्ग टर्म शायद नहीं चल सकते ना। सिस्टम होता ही वो है जहाँ इंडिविजुअल को जाना नहीं पड़ता, वो बजाते खुद काम कर रहा होता है। अब कितनी देर तक हम वहाँ सर पे खड़े रहेंगे सट्टाबाजों के, या फिर जो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रही हैं फोर्सेस वहाँ बैठ के? तो आपको लगता है कि ये रिफॉर्म के ज़ुमरे में आता है या फिर ये आर्टिफिशियल सिर्फ एक स्क्रूटनी है जो अभी फ़िल वक्त हम कर रहे हैं? देखिए मुज़म्मिल, होता ये कि एक शुरू में आपका एक इमीडिएट रिस्पांस होता है। जैसे कोविड आया तो इमीडिएट रिस्पांस कुछ और था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे फ्रेमवर्क्स बने, बेहतरी हुई, लेकिन हमें एक कॉन्शियस हो गए हम कि जी एक कोविड ने हमें हिट किया, तो अब हम उसके लिए क्या करें और उसके लिए क्या हमारा रिस्पांस होना चाहिए। तो ये इमीडिएट रिस्पांस है। आई थिंक इसके बाद दिस शुड बी फॉलोड अप बाय अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, जो कि मैं बता रहा हूँ। स्टेट बैंक ने एक फ्रेमवर्क दिया, उसके अंदर कंसोलिडेशन होना शुरू हो गई ओपन मार्केट की, और ये कहा कि जी कम प्लेयर्स हो, ज़्यादा बैंक्स के थ्रू हो, तो ये शुरू हो गया सिलसिला। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि पुलिसिंग नहीं हो सकती और ये सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए और बहुत प्लान्ड और तरीके से सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए, जो कि सिर्फ ये पुलिसिंग ना हो बल्कि लोग सिस्टम के थ्रू जो है ना वो एनालाइज हों, ट्रांसपेरेंट हों, गवर्न हों। यानी कि बैंकिंग सेक्टर की एक ट्रांजैक्शन अगर स्टेट बैंक जा सकती है, तो ओपन मार्केट में क्यों नहीं जो है हम ये सारी रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है इसको हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। यानी अब इसके अगर फ़वाइद हासिल करने हैं तो एक मैकेनिज्म का, वरना ये सब वक्ती साबित हो सकता है। अगली खबर है जनाब, 9 अरब 60 करोड़ रुपया खर्च दिया गया उस हुकूमत की तरफ से जिन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और 2,000 रुपया जब लोगों को दिया तो उस पर भी एहसान जताया, जी हम अपने पास से, हुकूमत अपने पास से दे रही है। लेकिन ये 9 अरब 60 करोड़ जो अब सब लोग कह रहे हैं तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया बन रहा है, ये सिर्फ इश्तिहारात पर खर्च किया गया, सिर्फ 16 महीने में। आप सोचें ज़रा। अब मुज़म्मिल, जब ये कहा जाता है कि जी हमारे पास तो रिलीफ देने के लिए कुछ है ही नहीं, हम बिजली पर रिलीफ नहीं दे सकते, उसके लिए हमें IMF के पास जाना है, तो तब आप IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती जब आपने 10 अरब रुपया इस तरह लगाना है। तो वरना अब ये 15 अरब रुपये का सिर्फ ये कह रहे थे जी रिलीफ, वो भी IMF नहीं माना, लेकिन 10 अरब रुपये आपने इश्तिहारों में दे दिया। क्या इसकी ज़रूरत रहती है, क्यों ये किया जाता है, और कोई इस पर रोक टोक भी नहीं है? देखें, इसमें तो पहले PMLN अगर ये सोचती है कि वो इश्तिहार दे के एक नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे, तो वो आपके सामने ही है कि ये बयानिया जो है वो टोटली फ्लॉप है। 21वीं सदी के अंदर सोशल मीडिया के दौर में जब एक टिकटॉकर जो है वो इतना इन्फ्लुएंस रखता है जितना एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रखती, उस दौर में वो ये सोचते हैं कि हम 90 की सियासत करेंगे, अखबारों को इश्तिहार देंगे, चैनल्स को इश्तिहार देंगे, उससे हमारा नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा। डिजिटल मीडिया को भी उन्होंने दिया, उनको भी दिया, लेकिन वो सिर्फ 1 अरब के अराउंड, मेरा ख्याल है सबसे कम शेयर उनका है। उस पर भी अगर वो इन्वेस्ट कर दें तो पहले आपको बयानिया तो तश्कील देना होता है ना, उसके बाद ही प्रोजेक्शन होती है उसकी। बगैर बयानिया के खाली इश्तिहार चलाने से तो नहीं आपकी पार्टी दोबारा खड़ी हो सकती, जो आपने पिछले 1.5 साल में किया है।
ये इश्तिहार तो उसका जवाब नहीं दे सकते ना। इसके अलावा शहबाज राना साहब की कल की खबर अगर आप देखें ट्रिब्यून के अंदर तो उसमें चौंका देने वाले इंकशाफ हैं। मेरे सामने ये फैक्ट्स पड़े हुए हैं। 900 अरब रुपए का कर्जा आखिरी 1 महीने में पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया है। 900 अरब रुपए एक महीने में गवर्नमेंट ने रिज़ाइन करने से पहले जो आखिरी महीना था उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा टोटल जो कर्ज लिया है 1.5 सालों में वो 19.4 ट्रिलियन है 16 महीने के अंदर, यानी कि 19.4 खरब रुपए का कर्जा ऐड किया है। 100 अरब रुपए से जी जी। और इसके साथ साथ ये टोटल बनता है 43% पाकिस्तान के 70-75 सालों में जितना कर्ज लिया गया उसका 43% 1.5 साल में पीडीएम की हुकूमत ने एक्वायर कर लिया। 43% यानी 1.5 साल में जितना हमने आज तक उससे पहले तक लिया पाकिस्तान की तारीख में लिएगा उसका 43% सिर्फ इन्होंने 1.5 साल में ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू शहबाज राना साहब, जिन्होंने एक डिटेल स्टोरी की है इसके ऊपर। तो ये आप देखिए कि 900 अरब रुपए एक महीने में आपने ले लिए, फिर आपने मीडिया पे इतने पैसे इस तरह उड़ाए हैं जैसे शायद आपने कोई वो न्यू डील साइन कर दी हो जो अमेरिका ने की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो पूरी दुनिया में जश्न मना रहे थे अपनी तरक्की का। तो आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया कि आपने मीडिया पे वो दिखाना था कि हमारे पास कोई ऐसे करामात हैं या हमने कोई ऐसी रिफॉर्म कर दी है, ऐसी डेवलपमेंट कर दी है जिसका एक लंबी इश्तिहारी मुहिम चलानी चाहिए हमें। तो उसके बावजूद आप देख लीजिए कि ये कर्ज़ ऐड करने के बाद अब आप तो घर चले गए, अब ये इसका जवाब किसने देना है? पाकिस्तान की आवाम ने देना है। इस डेट को रीपे किसने करना है? मैंने और आपने करना है, गरीब आदमी ने करना है। उसकी जेब से जाएगा, इनकी जेब से तो नहीं जाएगा। वो जो हम देख रहे हैं टैक्सेस लगेंगे जी, आम आदमी देगा, कहाँ से जाएगा? जीडीपी का बड़ा पोर्शन जो है वो डेट सर्विसिंग में इसीलिए जाता है ना कि हर हुकूमत के पास कोई और प्लान ही नहीं है सिवाय इसके कि मज़ीद पहले से कर्जा एक्वायर करें और एक आर्टिफिशियल ग्रोथ शो करके वो घर चले जाएं कि देखें हमने तो कैपिटल ऐड किया है। बताते वो जो खरबों रुपए बता रहे थे इस्लाम ज़दगान के लिए हम बाहर गए हैं, 10 अरब डॉलर हमारे पास आने हैं, वो उसका ही कुछ इश्तिहार आ जाता कि जी ये आ गए हैं। सिर्फ ये बताया कि जी ये हो रहा है, हमने ये करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। अब इसाक डर साहब बाहर बैठ के कह रहे हैं कि जी हमने रियासत तो बचा ली, अब 3-4 साल हमें और दें तो फिर हम मुल्क बचाएंगे और बेहतरी लाएंगे आम आदमी। इस सब के बावजूद 1 महीने में 900 अरब कर्ज लेने के बावजूद इलेक्शन के पैसे नहीं थे। ये आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 15-20 अरब रुपया जी वो नहीं था, 900 अरब आ गया और वो इश्तिहारों के ऊपर जो लगाया वो फिगर आपने भी बता दिया। 900 अरब एक महीने में आ गया। उस 1900 अरब रुपए का जो इन्होंने कर्ज लिया 1900 अरब रुपया 1.5 साल में, उसमें से 15-20 अरब रुपए वक्त इलेक्शन के नहीं थे, लेकिन अब ये हम सब भुगतेंगे और इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि अब इलेक्शन के हवाले से इबाहम बरकरार है और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से कह दिया कि जनाब कुछ जल्द इलेक्शन के बारे में आप सोचें भी मत। इस पर हम एक बहुत बड़े माहिर कानून से बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। बहुत सी बात हो रही है इलेक्शंस पर, कहीं कहीं हल्की फुल्की आवाज़ें उठती हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन पार्टीज़ मीडिया में आके कुछ कहती हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के पास जाती हैं तो वहाँ पर बिल्कुल एक और बयान आता है। लेकिन जब 90 दिन के हवाले से पूछा जाए तो मीडिया में बहुत शोर मचाया जाता है, जी बिल्कुल आइन में है, हत्ता कि ये कहा जाता है कि जी सदर के पास इख्तियार है और बिल्कुल उनको कह देना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल भी हमें अब ये कहती नज़र आ रही है कि जी सदर को फौरी तौर पर इलेक्शन का कह देना चाहिए 90 दिन के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, दीगर जमातें हों या नून लीग, वो फरवरी का भी कहते हैं, लेकिन अगर फरवरी से आगे जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हम भी शायद एहतजाज करेंगे। लेकिन जिस तरह होता है कि बॉडी लैंग्वेज या वो उनका साथ नहीं दे रही होती। तो इलेक्शंस कब होने चाहिए, नहीं होंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान के बड़े कानूनदान जनाब अशतर औसाफ साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। अशतर औसाफ साहब, क्या आप समझते हैं कि रेमेडीज़ होंगी अभी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसको तो कोई जल्दी नज़र नहीं आ रही अभी, उनका फोकस हल्का बंदियों पर है, वो किसी तरह की तारीख देने पर भी तैयार नहीं है, चाहे 6 महीने के बाद ही हो, लेकिन वो कोई तारीख नहीं दे रहे, कोई महीना भी एग्जैक्ट नहीं बता रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जी, और ये सिलसिला शायद अभी नहीं शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ जब पंजाब असेंबली और APK की असेंबली डिसॉल्व हुई। हम उस वक्त से ये देख रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के बाद और ये सारे सिलसिले, और फिर ये बात शुरू हो गई कि सारी असेंबलीज के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और इसमें फिर हल्का बंदियों वाली बात शुरू हो गई। तो ये सारे के सारी जो हैं ये एक ऐसी रिगमरोल सी चल रही है जिससे बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे पहले तो बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए लाजमी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका आईनी इख्तियार है, बल्कि इस वक्त तो सारी की सारी जो खेल है वो उन्हीं के हाथ में है। वो कैसे है
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही है जो कि जितनी जल्दी हल्का बंदियों का काम ख़त्म करेगा उतनी ही जल्दी इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो 90 दिन के अंदर अंदर की होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि वो तारीख का तयन जो है वो क्या किसी पटारी में से निकाल के कर दिया जाएगा, क्या किसी ज़मील में से निकाल देंगे, या किसी ऐसी बात से करेंगे कि कोई मैजिक डेट है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो यूं नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर बहुत सारे मराहल, उनमें से एक मरहला है टाइम लैग्स का। और वो टाइम लैग्स क्या होते हैं कि आपने इलेक्शन की तारीख का जब इनेकाद का कह दिया तो साथ में आपको ये बताना है कि इतने दिनों में जो आपके सिंबल्स वगैरह का सिलसिला होगा, इतने दिनों में आपकी नॉमिनेशन पेपर्स दायर होंगे, उनके ऊपर उज़रदारियाँ होंगी, उज़रदारियों के खिलाफ ट्राइब्यूनल ने बनना है, ट्राइब्यूनल को फैसला करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं, उसके बाद जो है वो फिर इलेक्शन का सारा इनेकाद होता है। पोलिंग स्टाफ की तरबियत है, तो मेरे ख्याल है पोलिंग स्टाफ की तरबियत और बाकी सारे काम जो हैं वो कर देने चाहिए ताकि लोगों को नज़र आए। जिस तरह आपने कहा बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसकी तैयारियां जो है वो करना शुरू करें, भले आज से 20 दिन के बाद हो या 80 दिन के बाद हो, लेकिन तैयारी तो करनी है ना। सही। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ये काम शुरू कर दें और एलानिया तौर पे। ठीक। अरशद साहब, ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान का इस सारे मामले में जो रोल है उसको आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा था कि उन्होंने पहले डिसाइड किया वो ऐलान कर देंगे रवां हफ्ते, लेकिन फिर कोई मैसेज पहुंचा उनको, वो खामोश हो गए, डेलिबरेटली ऐलान नहीं कर रहे अभी। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साहब का जो आना है वो भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है इस सारी सिचुएशन को? इसके दो पहलू होंगे। क्या किसी चीफ जस्टिस का आना या जाना इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करे? करना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस का कोई दो वोट नहीं होते। वो उसी तरह है जिस तरह बाकी जजेस हैं, उनका भी एक एक वोट होता है, उसके अंदर अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन आप जो देख रहे हैं हालात, उसमें एक अजीब सी पोलराइजेशन सी नज़र आती है मुझे, जो नहीं होनी चाहिए। दूसरा पहलू है सदर मुमलिकत का इसके अंदर किरदार, और सदर मुमलिकत ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और मशावरत की बात की, और बहुत अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मशावरत का सिलसिला शुरू किया। इससे नज़र आता है कि देयर इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स दैट गोल, उस गोल पोस्ट तक पहुंचने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो गवर्नर्स के साथ भी और सदर मुमलिकत को भी चाहिए कि वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, और कोई हर्ज नहीं होता इसके अंदर। ये नहीं है कि इसने ये क्यों चिट्ठी लिख ली और उसने क्यों कहा मैं नहीं आऊँगा, नहीं। ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान मुकद्दम, पाकिस्तान का जो फौकियत हमने पाकिस्तान को देनी है कि पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शंस हों जो फेयर हों, ऐसे इलेक्शंस हों जो कि गैर मुतनाज़ा हों, ऐसे इलेक्शन हों जिससे लोगों की उमंगें जो है, जो उनकी अंदर की जो ख्वाहिशात हैं उसके लिए हो। लेकिन मुझे एक चीज़, जहाँ पे आप बात करें इलेक्शन कमीशन की और बाकी, मुझे सियासी जमातों का भी नज़र नहीं आ रहा कि वो भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं नज़र आ रहा, इसका मैं जवाब नहीं दे सकूँगा, शायद कोई भी ना दे सके, लेकिन क्या नज़र आना चाहिए? पहली बात कि वो बताएं कि उनका मैनिफेस्टो क्या। किसी ने मैनिफेस्टो अपना नहीं निकाला, शायद वो दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि हम उससे बेहतर मैनिफेस्टो बताएं। लेकिन बात यह है कि मैनिफेस्टो एक दूसरे से बेहतर बताने के नहीं, मस्बत मैनिफेस्टो जिसको डिलीवर कर सकें, उसकी बात होनी चाहिए। दूसरा, अभी तक उन्होंने कोई इनवाइट नहीं किए नॉमिनेशंस के लिए, कोई इस तरह की बात। मुझे वहाँ पे भी कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता ये है इस वक्त सब गुमगू की सूरत हाल में है, इसको ख़त्म होना चाहिए
इसलिए ख़त्म होना चाहिए कि आपको नंबर 1 सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, नंबर 2 प्रेसिडेंट साहब रिटायर हो रहे हैं और उनका भी इलेक्शन आने वाला है। तो ये ऐसे इदारे हैं जिनके अंदर इलेक्टेड लोग होने चाहिए। नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए क्योंकि आपको बजट देना है, प्रोविंशियल असेंबलीज ने भी अपने बजट देने हैं। और एक मुसल्लमा बात है और वो ये है कि आप टैक्सेशन नहीं कर सकते जब तक कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ना हो। ये एक सदियों पुराना असूल है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मगर सर जो आप फरमा रहे हैं, जिस तरह आपने सियासी जमातों की भी बात की, जब उनको ही इसकी परवाह नहीं है और नजर आ रहा है कुछ बड़े बैठ कर ये फैसला कर चुके हैं और उसमें यह है कि अगर हालात कंट्रोल हो जाते हैं जिसमें मईशत है, महंगाई कह लें, रोज़मर्रा के मामला, तो फिर लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन होते हैं, निज़ाम क्या होता है, कैसे चलता है। हम देख रहे हैं 1 साल हो जाएगा निगरान सेटअप को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो चल रहा है, मुल्क तो चल रहा है। आप क्या समझते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माजी में ये हो चुका है कि आइन तो अब ये है कि जो बड़े फैसला कर लेंगे बस वो है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निगरान सेटअप में सेनेटर होकर भी आप वजीर भी हो सकते हैं, ये भी है, तो चल रहा है। तो हमें वो उस तरह आइन और कानून की पाबंदी नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं, क्या सोसाइटी पर या किसी रियासत पर इसके कोई असरात होते हैं, या हम जिस तरह चल रहे हैं इस तरह हम चल सकते हैं? बहुत से ये ख्याल है कि इस तरह 1.5 साल आराम से गुजारा जा सकता है या 2-2.5 साल, अगर हालात बेहतर हो जाते हैं माशी तौर पर, तो लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन हो ना हो, आइन कानून, आम आदमी को तो इससे कोई सरोकार ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं अगर ऐसा होता है तो क्या उस पर सोसाइटी पर, मुल्क पर, रियासत पर कोई असरात होते हैं? नहीं। आपने बहुत ही एक ऐसे पहलू के ऊपर रोशनी डाली है जिसके मुतालिक कोई बात कर नहीं रहा है। आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की है। बिल्कुल 100% ऐसा ही लग रहा है कि अवाम भी जो हैं वो अपनी मुआशी और जो उनकी जो सारी सिलसिले हैं उसमें इस हद तक गुम हो गए हैं, इस हद तक उसके अंदर चले गए हैं कि सियासी जो सरगर्मियां हैं और जो, क्योंकि सियासी सरगर्मियां आप देखेंगे कि पिछले 4 सालों में सियासी सरगर्मियां नहीं थी, सरासमीगी की हालत थी, एक केओस था। और उस केओस की वजह से मैं समझता हूँ कि शायद लोग जो हैं वो बदजन भी हो रहे हैं सियासी जमातों से, वो बदजन हो रहे हैं इस सारे सिलसिले में कि इनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की, बात की जाती है महंगाई को काबू करने की और वो नहीं होती। बात की जाती है इंसाफ दिलाने की और इंसाफ में आप देखेंगे कि बतदरीज एक पस्ती की तरफ जा रहा है आपका जो जस्टिस सिस्टम है। आप जब देखते हैं लोगों की एम्प्लॉयमेंट की तो वो भी नहीं हो रहा। सो यस, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इन सब हालात में लोग भी जो हैं वो शायद इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं कि कोई इलेक्टेड लोग हों। अगर नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो मईशत का सही तरीके से सिलसिला कर लेते हैं तो शायद लोगों का ये मुतालबा भी ना हो कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि सबसे पहले तो मईशत को आपने संभालना है। अगर मुझे नज़र नहीं आता कि कोई भी इस वक्त जो जमात इलेक्शन लड़के आएगी और जीतेगी वो इस मईशत को जिस वक्त चल रही है उसको संभाल सकेगी। आपको एक स्टेबिलिटी जब तक नहीं मिलती कोई भी आने वाली जमात उसको संभाल नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे पास किसी का भी कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि वो उनके पास कोई फॉर्मूला है। अशरफ साहब आपसे देख लिया, बिल्कुल ये लोगों की सोच है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर क्या इस सोच के साथ मुल्क बेहतर तरीके से चल जाता है? हमने माजी में देखा, कोशिश तो की गई और हमने ऐसे दौर देखे हैं कि जहाँ मईशत तो निस्बतन बेहतर रही, लेकिन उसके बाद हम और ज़्यादा गिरावट में चले जाते हैं जब हम आइन कानून और इस सब से हटते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इस तरह का काम करें कि एक फाउंडेशन प्रॉपर बना लें। हमारी फाउंडेशन अभी तक प्रॉपर अगर बनी भी थी तो उसको डामाडोल कर दिया गया, उसमें दरारें डाल दी गई, उसको प्रॉपर तरीके से आगे बिल्ड नहीं किया गया। 3 चीज़ों की मेरे नज़दीक बहुत अहमियत और ज़रूरत है, वो ये है और ये हो सकता है। एक ये
कि हम सारी जमातें बैठ के, सारे लोग बैठ के जो कि साहिब इल्म हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, वो बैठ के ये फैसला करें कि हमने एक चार्टर ऑफ टॉलरेंस के ऊपर अपने दस्तखत करने हैं और उसके ऊपर आपने अमल करना है। वो क्यों ज़रूरी है? जब तक टॉलरेंस माशरे में नहीं होगा तब तक के आपके मालूमात सही नहीं चल सकते। दूसरा, चार्टर ऑफ गुड गवर्नेंस, और वो चार्टर ऑफ गुड गवर्नेंस जो है उसके अंदर ये लाजमी हो कि आप ये कहें कि पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली में हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, चाहे सेनेट में हो, वो किसी भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसकी ना फंडिंग की बात होगी, ना उसके कोई ठेके दे सकेंगे, ना वो कुछ इस तरह के काम कर सकेंगे, बल्कि उनकी कारकर्दगी देखी जाएगी कि वो उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की लेजिस्लेशन पे, जो उनका नस्बुल ऐन होना चाहिए, जो उनका सारा सिलसिला होना चाहिए। जब तक ये क्लियर डिमार्केशंस नहीं होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम बेहतरी की तरफ चल जाएंगे, जो जितने मर्जी आप इलेक्शंस करा लें। सो ये बुनियादी दो चीज़ें, और फिर तीसरी चीज़ आपकी है वो है कि हम वो जो मईशत है उसके ऊपर भी एक चार्टर के ऊपर साइन करें कि जो पुरानी प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, अगर वो चेंज करने हैं, मसलन 6 लेन्स से आपने 2 लेन्स करनी है, या आपने एयरपोर्ट चेंज करना है, तो फिर वो पार्लियामेंट फैसला करे, गवर्नमेंट फैसला ना करे। और ये मेरे जहन की बातें हैं और इस पर हमें शायद काम करना चाहिए। अशरफ साहब, ये जो मशरूत किया जाता है स्टेबिलिटी को, चाहे वो मुआशी हो या मुल्क की सियासत की स्टेबिलिटी हो, वो इलेक्शन से करते हैं। तो तारीख़ में ऐसी मिसालें भी हैं कि इतनी पोलराइजेशन में अगर इलेक्शन हो भी जाए तो मामलात फिर भी मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। हमारे पास 76 और 77 का जो इलेक्शन था भुट्टो साहब का, उसमें वो 2/3 अक्सरियत जीत गए, और इलेक्शन होने के बाद मामलात इतने ख़राब हो गए कि PNA की जो पार्टीज़ थी वो सड़कों पे आ गई, मुख्तलिफ़ शहरों में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया भुट्टो साहब को। तो आपको लगता है कि अब जिस स्टेज के ऊपर इवन हमारी लीगल कम्युनिटी भी जितनी पोलराइज्ड है, जुडिशरी पोलराइज्ड है, पॉलिटिशियन पोलराइज्ड है, ब्यूरोक्रेसी पोलराइज्ड है, अगर इंतखाब हो भी जाता है इसके बाद भी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रिटर्न कर सकती है? जी, मैं इसीलिए पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि इलेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाते। पॉलिटिकल पार्टीज जिनके मैनिफेस्टोज होते हैं जिस पे वो अमल करा सकती हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी एक बुनियादी बात पता क्या होती है? इसकी बुनियादी बात होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आपके पास पैसे नहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक भी करने के, बनाना तो बात की बात है, आप उसको ठीक करना है, आपने सबसे पहला काम जो करने वाला है, जिसके ऊपर अरबहा रुपए लगेंगे, और वो है आपका बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कोई तवज्जो नहीं है उसके ऊपर। आप बिजली का कारखाना लगा लीजिए, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है तो आपका काम खराब है। इसी तरह आपने रुपए की कीमत को इस्तेकाम दिलाना है, और वो कैसे होगा? जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और आपका इंपोर्ट्स पे इन्हिसार घटेगा। अब मुझे बताइए, खुर्दनी तेल के ऊपर कोई बात करता है कि कितनी भारी रकम हम खर्च करते हैं खुर्दनी तेल मंगवाने की, कितनी भारी रकम हम खर्च करते हैं दालें इंपोर्ट करने की? ये चीज़ें हैं। आप देखिए चाय के ऊपर कितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए। क्या वजह है कि हम ये सारे कर रहे हैं? एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, और जिस पे शायद किसी ने तवज्जो नहीं की, मैं बारहा ये बातें कर चुका हुआ हूँ कि जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की बात है, यानी दवाइयाँ बनाने की, तो उसका जो बुनियादी सॉल्ट है, यानी जिस जो उसकी जुज़ है के ऊपर बाकी चीज़ें डाल के आप या उसको मिला के आप दवाई बनाते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनते। जब वो पाकिस्तान में नहीं बनते तो फिर उनकी कीमतें कैसे कम हो सकती हैं? इसी तरह आपका जो इन्हिसार है एनर्जी का, आप तेल इंपोर्ट करते हैं, आप गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने क्यों इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी? और आप देखें कि ये जो सारे आपके सिलसिले हैं, इसके ऊपर जब तक ये काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इलेक्शन जो है वो आपकी स्टेबिलिटी नहीं लाते। सही। आपको ज़रूरी है
कि आप स्टेबलाइज करें मुल्क को जी और ऐसे लोग सामने आए जो लेजिस्लेशन करें, जो कानून साजी करें, वो काम ना करें कि वो अपने जो ठेके हैं वो अपने मनपसंद लोगों को दिलवाएं। सर यही तो मसला है, नौकरियां विशेष साइकिल है। स्टेबिलिटी लाएंगे और फिर हमने कानून साजी भी करनी है, कानून साजी के लिए फिर इलेक्शन ज़रूरी है, तभी कानून साजी हो सकेगी। बुकला कन्वेंशन में भी सर बड़ी हमने सख्त तकारीर भी देखी हैं, फिर जो इलामी आया उसमें 90 दिन का है। पाकिस्तान बार कौंसिल का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी फैसले आते हैं, अमल दरामद नहीं होता, जजेस के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता या उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है। बाबर सत्तार साहब का हमने एक फ़ैसला देखा, वो तो ज़रा उस पर डट गए, अदरवाइज़ किसी को आप रिहा करें दोबारा गिरफ्तार हो जाता है, किसी और केस में गिरफ्तार हो जाता है। वुकला में इसमें बड़ी तशवीश है। आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल है? क्योंकि जुडिशरी से भी बड़ी शिकायत की गई है वुकला कन्वेंशन में कि जी आप अपने फैसलों पर अमल ही नहीं करा पा रहे। देखिए, बहुत बरस पहले एक साहब अमेरिका में जज चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक फ़ैसला दिया तो प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उसके जवाब में चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा कि मेरे जो कोर्ट की फ़ैसला है वो अवाम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब अवाम के अंदर कोर्ट की इज्जत और तौकीर होगी तो फिर उसके फैसलों से कोई पहलू तही नहीं करेगा। अब कितने अफसोस की बात है कि हमने मिसाल क्या कायम कर दी, हमने मिसाल ये कायम की कि हम अपने जजेस को भी इंसाफ नहीं देते। आपने देखा कि एक नहायत मोहतरम सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अदालत ही का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा क्योंकि उनके साथ जो है, उनके साथ उनके अहले खाना के साथ जिस तरीके से सलूक किया गया वो गैर मुनासिब था। क्या ऐसे माशरे में क्या कोर्ट्स की जो रिट है वो आप इन्फोर्स करेंगे? जब आप आईजी को बुला के उसकी बेतौकीरी करते हैं कोर्ट के अंदर, तो मुझे बताइए आप कि चीफ सेक्रेटरी को जब आप बुरा भला कहते हैं कोर्ट में बुला के, तो फिर उसके अंदर क्या तौकीर होगी कोर्ट्स? और ये सिस्टम हमने खुद ख़राब किया है, किसी ने बाहर से आके नहीं किया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ैसले जो हैं वो ऐसे हों जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। पॉलिटिकल फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होती है। याद रखिए, उन फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन होती है जो लोगों के दिलों के करीब होते हैं, और वहाँ पे कोई पहलू तही नहीं करेगा, कभी नहीं। लेकिन हमने अपने अमल से ये शो किया कि कोर्ट में डिवीज़न है, हमने अपने अमल से शो किया कि कोर्ट जो है वो ऐसे मामलात में चली जाती है जहाँ पे हॉस्पिटल्स के इंस्पेक्शन की जा रही हैं, स्कूलों फीस को रेगुलेट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सारे सिलसिले जो हैं आप क्यों जो है फला आदमी को क्यों आपने तैनात कर दिया पंजाब में, उसको ट्रांसफ़र करें और इसको आप में लेके आएँ। जब इन चीज़ों में कोर्ट चली जाती है तो फिर अवाम जो है, और ख़ास तौर पे वो असहाब जो कि उन कोर्ट्स के फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बेदिल हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर। ये है एक ऐसा एंगल जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ आफ़ साहब। आपने में यानी जजेस के हवाले से भी जिस तरह अशरफ आफ़ साहब कह रहे थे कि वो फैसले अपने ज़रूर सुनाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जब आते हैं तो तब भी मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल अभी तक यही है कि जी इलेक्शन के हवाले से इबहम है, कोई तारीख़ अभी नज़र नहीं आ रही, कोई महीने भी नहीं कुछ बताया जा रहे, अगले साल का सिर्फ कहा जाता है, और वो भी सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी कुछ भी नहीं कह रहा था, अगले साल या तब भी नहीं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।